गोपाल जी, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। नमस्कार। गोपाल जी, पहले गुड तो मैं मॉर्निंग। ये जानना चाहूँगा कि ये आपका बिजनेस मॉडल है क्या? क्योंकि आप पैसा रेज़ कर रहे हैं। जो मैं पढ़ रहा था, एक स्पॉन्सर कमिटमेंट आपका प्राइमरी रीज़न है, और वो भी ऐसे हाँ फंड्स के जी। लिए जिसमें अभी वो लॉन्च नहीं हुए हैं, वो लॉन्च होने हैं। तो कोई आपके आईपीओ में पैसा क्यों लगाए फिर? हाँ जी, पहली बात तो हमारा बिज़नेस क्या है? हम एक फंड मैनेजर हैं। हम एआईएफ्स के फंड मैनेजर हैं। दूसरी बात रही कि हम पैसा क्यों रेज़ कर रहे हैं? हम ज़्यादातर प्राइमरी रेज़ कर रहे हैं, एक छोटा-सा ओएफएस भाग है। वो प्राइमरी कैपिटल कहाँ जाएगा? हमारे बिज़नेस में जाएगा। फंड मैनेजर क्या करता है? नए फंड लगाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री लगाती है। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फैक्ट्री है, हमारे लिए फंड है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी फैक्ट्री के लिए बैंक के पास जाती है, तो वो अपना उसमें पहले पूंजी डालती है, स्पॉन्सर कैपिटल। उसी तरह से फंड मैनेजर को सेम फंड में अपनी स्पॉन्सर कैपिटल डालनी पड़ती है। ये हमारे नियंत्रक, हमारे संचालक सेबी की रिक्वायरमेंट है, ये नियम है। वो सिर्फ मिनिमम बताते हैं, मैक्सिमम नहीं बताते। एक तरीके से उसको क्वालिटी से जोड़ लीजिए। जिस तरह की हर बैंक में एक कैपिटल एडिक्वेसी होती है, सिर्फ नियंत्रक संचालक मिनिमम बताता है, मैक्सिमम नहीं बताता। हम हमेशा देखते हैं कि बैंक्स के अंदर जिनके पास अपना कैपिटल ज़्यादा होता है अपने बिजनेस में, उनको हम बेटर क्वालिटी बिजनेसेस समझते हैं। उसी तरह से सारी दुनिया में देखा जाता है कि जो फंड मैनेजर अपनी पूंजी अपने फंड्स में ज़्यादा डालते हैं, उनके फंड्स की एक तरीके से क्वालिटी ज़्यादा मानी जाती है। आज तक हमारे पास 600 करोड़ है। उस 600 करोड़ में से रफली 400 करोड़ हमारे बिजनेस में है। इसी तरह से हमारे फंड्स के अंदर है, 200 करोड़ के करीब कैश है। उसी तरह से जो हम नया कैपिटल रेस कर रहे हैं, वो भी हमारे बिजनेस में जाएगा, हमारे फंड्स में जाएगा। मैंने एक सरल तुलना करने की कोशिश करी कि हमारे फंड हमारे फैक्ट्री की तरह है, और जिस तरह से कि किसी भी प्रमोटर को, स्पॉन्सर को जो है अपनी ही फैक्ट्री में पहले अपनी राशि दानी पड़ती है, फिर वो बोरो कर सकता है। उसी तरह से नियम ये है कि किसी भी निवेशक से पैसा लेने से पहले हमें अपनी पूंजी, स्पॉन्सर को, गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी को अपने फंड्स में अपनी पूंजी पहले डालनी पड़ती है। तभी वो आमंत्रण दे सकता है किसी निवेशक को फंड में इन्वेस्ट करने का। तो हम जितना उसमें जितने फंड बनाएंगे, जितनी इनकी क्वालिटी बेटर होगी, होपफुली उसी हिसाब से हमारे फंड बढ़ेंगे, हमारी आय बढ़ेगी। नहीं, तो ये फिर मैं उसी पर आ रहा हूँ फिर। तो स्किन इन द गेम में एक सवाल ये उठेगा कि फिर पब्लिक से पैसा क्यों लिया जा रहा है? मतलब अब इसका टेक्निकल जवाब हो सकता है कि आपके पास क्यों ऑलरेडी पैसा नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो पहली बात तो हम पब्लिक क्यों जा रहे हैं? हम पब्लिक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि समय आ गया है, अभी अनिवार्य है। एक तरीके से समय का तकाजा है कि ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री के मैनेजर भी संस्थापीकरण करें। जैसे कि आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स की संस्थापीकरण शुरू हुई थी। पहले, उससे पहले तक सारे के सारे बिजनेस निजी थे। उसके बाद सार्वजनिक होने शुरू हुए, बड़े बड़े एसेट मैनेजर सार्वजनिक हुए। मेरा मानना ये है, हमारा मानना ये है कि ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री में भी अब फंड मैनेजर्स का निजी से सार्वजनिक होना जरूरी है। दूसरी बात, सार्वजनिक कैसे हो, आईपीओ कैसे करें? तो हमारे केस में हम समझते हैं हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम प्राइमरी कैपिटल ज्यादा रेज कर रहे हैं। तीसरी बात, हमारे पास ऑलरेडी पूंजी है। हमारी आज के दिन नेटवर्थ, यानी कि फंड मैनेजर की अपनी नेटवर्थ 600 करोड़ है। 450 करोड़ उसमें जुड़ जाएगी। पिछले 27 साल पुरानी ये एंटिटी है, उसने ये पैसा जोड़ जोड़ के कमाया है। और जहां वो अपने फंड्स में जैसे लगा रही है, नया पैसा भी वैसे ही लगेगा। और यही ग्लोबल पद्धति है, यही हिंदुस्तान की पद्धति है, ऐसे ही काम होता है। नहीं, मैं फिर एक और चीज़ पे आ रहा था। अभी ये एक यूनिक बिजनेस है ना। अब एएमसी हाँ को जी। हम वैल्यू करते हैं, एक एयूएम के हिसाब से वैल्यू करते हैं, उसके हिसाब से उसको मल्टीपल देते हैं। आपकी कंपनी को मैं फिर कैसे वैल्यू करूं? और कैसे, हाँ। मतलब और एक और चीज़ है, आपका एक बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपकी कैरी, या फिर आप कहाँ एग्जिट ले रहे हैं, उसके ऊपर आपकी इनकम जो है वो किसी साल हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे, किसी साल बहुत कम दिखाई दे, वो फ्लक्चुएशन रहेगा। तो उसको फिर मैं वैल्यू कैसे करूंगा? वाजिब सवाल है, दोनों मैं एक एक करके जवाब दूंगा। कि देखिए, खुशी की बात यह है कि हम एक 22 साल पुराने बिजनेस हैं। अब कोई वैनिटी मैट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रॉफिटेबल डिविडेंड पेइंग कंपनी है। पिछले साल 82 करोड़ प्रॉफिट था। उससे पहले साल 62 करोड़ प्रॉफिट था। उससे पहले साल 45 करोड़ प्रॉफिट था। 35% हर साल की गति पे हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। हमने एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस को, जिसको आप यूनिक बिजनेस कहते हैं, बहुत ही सरल बनाया है। क्या? प्रॉफिट यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ हमारे केस में 35% रही है।
बुक वैल्यू 600 करोड़, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। निवेशकों के पास एक मौका है कि बहुत ही सिंपल सरल बेसिस पे, जैसे बफेट कहते हैं कि भाई एक कागज के आधे कागज के ऊपर लिख कर आप एक जो है, जब तक एक बिजनेस को समझ नहीं सकते तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं है। हमने बहुत कोशिश करके इस बिजनेस को एक सरल बिजनेस बनाया है। जहां तक बात रही आय की, आय के ऊपर नीचे जाने की, आय के तीन स्रोत हैं, मैनेजमेंट फी और परफॉर्मेंस फी। मैनेजमेंट फी बहुत प्रिडिक्टेबल है। परफॉर्मेंस फी अब क्योंकि अलग अलग फंड से आ रही है और अलग अलग फंड्स बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, तो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। तभी हमने इतने साल लिए पब्लिक होने में। आप देखेंगे कहीं पे भी जब ऑल्टरनेटिव मैनेजर पब्लिक जाते हैं तो वो आमतौर पे 20 साल से ज्यादा ओल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक अंग्रेजी का वर्ड यूज करूंगा, उनकी मॉडलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने अपने लिए एक टेस्ट रखा कि क्या हम एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस हैं। हमारा मानना है हाँ। हम एक मॉडलेबल बिजनेस हैं, हमारा मानना है हाँ। और हमारा मानना ये है कि अब हमारी जो है कुल मिला के सारी की सारी आय जो है वो एक स्टेबल प्रिडिक्टेबल है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे गोपाल जी, स्टॉक मार्केट या मार्केट्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पास्ट परफॉर्मेंस इज बिल्कुल नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर। अब बिल्कुल। मान लीजिए एक 2 साल का पीरियड आए जिसमें आपके एग्जिट्स ना हो क्योंकि परफॉर्मेंस ही ना हो, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और फिर इन दैट केस बिल्कुल। इन्वेस्टर क्या बहुत सोचेगा? बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल है। तो मैनेजमेंट फी का एग्जिट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इनकम का एक स्रोत, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मैनेजमेंट फी है। दूसरा, जो हम अपनी पूंजी डालते हैं उसके ऊपर जो गेन होता है वो इंडेक्स के हिसाब से आता है, उसका मार्केट की लिक्विडिटी वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा, हाँ, कैरी जहां तक है हम रियलाइजेशन बेसिस पे लेते हैं। तो उसमें भी खुशखबरी ये है कि कुछ हमारी कंपनीज, फंड्स की कंपनीज ऑलरेडी लिक्विड हैं, हमने उनको रियलाइज नहीं किया है। तो अगर आईपीओ, सपोज कोई चीज होती है, कल आईपीओ रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, एमएनए मार्केट्स बंद हो जाती हैं, ऐसा होता तो नहीं अब क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट हो गई है। और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी देखिए, अभी फिलहाल ईरान मिडिल ईस्ट लड़ाई चल रही है, तब भी आईपीओ हो रहे हैं। मतलब सपोज हो जाता है ऐसे, तो हमारे पास ऑलरेडी एक पाइपलाइन है जहां से कि हम रियलाइज कर सकते हैं और वहां से हमको, अगर हम करें और अगर हम कर पाए तो वहां से हमको कैरी मिलेगा। कैरी मतलब प्रॉफिट का अंश, प्रॉफिट यानी नफे का अंश। हमें फंड्स में अपने इन्वेस्टर्स के नफे का एक अंश मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग 71% से गिरकर आ जाएगी 54% पर। तो हाँ जी। आई मीन एक शेयर होल्डर को या पर्सपेक्टिव शेयर होल्डर को ये कॉन्फिडेंस कैसे आए कि आपका खुद का स्किन इन द गेम रहने वाला है लंबे समय तक? हाँ, आप सही कह रहे हैं। कल के बारे में तो कोई, मैं खुद पर्सनली तो कोई शेयर नहीं बेच रहा, पर कल के बारे में कोई ऐसा गारंटी नहीं है। देखिए, प्रोमोटर्स के अलावा टीम मेंबर्स के पास भी इक्विटी है, राइट। तो आज आप एक साल पहले जाइए, जब हमने प्री आईपीओ किया था उससे पहले ऑलमोस्ट 100% बिजनेस प्रमोटर्स और टीम मेंबर्स और भूतपूर्व टीम मेंबर्स के पास था। वो ज्यादा बदलेगा नहीं। पर क्या है, टीम मेंबर्स और भूतपूर्व टीम मेंबर्स प्रमोटर्स में गिने नहीं जाते। तो जो वो सारी की सारी टीम है उसकी अगर इक्विटी देखी जाए तो वो 51-52% से कहीं ज्यादा है। दूसरी, मैं इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस में एक रुचि, मेरी डीप इंटरेस्ट थी। मैं 40 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा जीवन इन्वेस्टमेंट्स रहा है। आई लव व्हाट आई एम डूइंग। और इतनी इतनी मेहनत रही है, अब जाके ऑल्टरनेटिव्स तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये तो वो समय है जबकि हम और मेहनत करें और काम करें। अब हमारे पास मौका है। हमें आगे भविष्य की बात नहीं करनी चाहिए, भविष्य सिर्फ भगवान के हाथ में है। पर हमारे पास एक मौका है कि अगले 10-20 साल में हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं, जैसे कहते हैं ना कि मैं, ये तो एक रोचक बात है मेरे लिए कि आगे जब 10-20 साल हमारे पास एक मौका है, एक अवसर है इस बिजनेस को बनाने का। अच्छा, जहाँ तक मेरी मेमोरी सही है, मतलब आपसे बहुत पहले एक बार शायद मिला था। आप गाजा के साथ काफ़ी लंबे टाइम से एसोसिएटेड रहे हैं, है ना? हाँ जी, शुरू से। इस बिजनेस में, है ना, शुरू से। तो इस बिजनेस में एक ये भी होता है कि कोई सक्सेशन प्लान है या नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स काफ़ी मैटर करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी मैटर करता है। तो आई एम श्योर कि नियर टर्म की तो विजिबिलिटी है। आई थिंक आप 55 साल के हैं, तो बहुत नियर अहम। टर्म की तो विजिबिलिटी है, लेकिन आगे उसके बाद क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट? आदमी चलता रहा, कारवां बनता गया। तो शुरुआत मेरे साथ से हुई थी। अब हमारे 3 को फाउंडर हैं, रंजीत शाह साहब, इमरान जाफर साहब, हम तीनों 22 साल से हैं।
और जो है उनकी उम्र आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाया। तो हमने हमेशा इस की पर्सन रिस्क को बहुत अहम समझा है कि कल कुछ हो जाए, मुझे हो जाए, भविष्य भगवान के हाथ में है, हम तीनों को कुछ हो जाए, कंपनी कैसे चलेगी। और इस पे हमने अपने एक पूरा बहुत डिटेल में अपने आरएचपी पे लिखा है। खुशी की बात यह है कि आज एक बड़ी पार्टनरशिप, एक बड़ी टीम है, जहां पे कि खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए हम में से किसी को, तब भी ये बिजनेस हमारा मानना है चलता रहेगा और फलता रहेगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको। आज आखिरी दिन है आपके आईपीओ का, और हाँ जी, फिर लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के बिल्कुल। लिए।